Hello students, so we are going to move towards a new topic. अभी तक इससे पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल के थ्रू। रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे, कंडक्टेंस मिलेगा, कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। तो ये हम इतना पता कर चुके हैं, जिसमें हमको एसी करंट यूज करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, ये हम पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा कि ये जो कंडक्टिविटी हमने पढ़ा, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसके साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और लास्ट में क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। चलो तो टॉपिक डाल दें, क्या है आज का हमारा टॉपिक? वेरिएशन ऑफ, सब पढ़ेंगे, ठीक है, कंडक्टेंस। और यहां से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं यहां से, पहले ही बता देता हूं मैं, एकदम लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं यहां से। एमसीक्यू तो कितने ही बन सकते हैं, और एक नंबर के आजकल बोर्ड में वो एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मैं केवल सिंबल लिख रहा हूं यहां पे, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। मार्कर दूसरा ले लेते हैं। चलिए बेटा, अच्छा एक बात बताओ, सब में हम क्या देख रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा कंडक्टेंस की इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब उतना ही कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब उसकी कंडक्टिविटी या मतलब उसका कंडक्टर होना किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस हमारे लिए मेन मुद्दा रहेगा, हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है, ठीक है बेटा। तो मैं जब ये बोलूंगा, कुछ चीजें बता देता हूं मैं, जैसे मैं बोलूंगा कि डाइल्यूशन किया मैंने, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, मतलब इसका मतलब क्या होगा बेटा? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, ये याद रखना है तुम्हें। डाइल्यूशन बढ़ा मतलब हमने किसी चीज के अंदर NaCl का, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसके अंदर मान लो 5 मिलीलीटर है वो तुम्हारे पास, मैं पानी डालता हूं तो क्या होगा? वो पतला होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन तो उसकी डिक्रीज हो रही है, तो बस वही लिखा है मैंने। चलो एक ये बात तो मैं याद रखनी है, क्योंकि मैं एक ही चीज बता सकता हूँ, बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने तुमको ये बताया, ठीक है, क्या बताया कि डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखते हैं, चलो एक एक करके देखेंगे। कंडक्टेंस सबसे पहले, ठीक है बेटा, ये कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस क्या था? जितना भी इलेक्ट्रिक करंट है ना, इट इज द फ्लो ऑफ ईज, ठीक है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ऐसे डिफाइन किया था। ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट is known as conductance, ease of flows of current through a solution is known as conductance, मतलब G, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं बेटा, डाइल्यूशन इंक्रीज किया, ठीक है, डाइल्यूशन मैंने क्या किया, इंक्रीज किया बेटा। चलो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, आयंस जो है, जब डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो आयंस सब सेपरेट हो जाएंगे और अच्छे से, और उनको मौका मिलेगा अच्छे से मूव करने का, ठीक है, अच्छे से मूव करने का मौका मिलेगा। तो क्या होगा
कि जितना ज्यादा आयंस मूव करेंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। देयरफॉर डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। समझ में आ गया? डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। क्लियर है ये बात? समझने की कोशिश करो दोबारा। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा सॉल्यूशन उतने आयंस कम मूव करेंगे। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा आयंस की मूव करने की टेंडेंसी फास्ट हो जाएगी, और जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो करंट को कैरी वो फास्ट करेगा, तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया। चलो एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है बेटा कंडक्टिविटी, कि सर फिर तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, सब कुछ सेम लगेगा तुम्हें। थ्योरेटिकल लेवल पे दूर से देखने जाओगे, क्योंकि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड होती है? कंडक्टेंस पे होती है। और तुमको पता है फॉर्मूला भी क्या होता था कि R इक्वल टू R G इक्वल टू कप्पा इंटू L बाई ए। ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला था हमारे पास। ये कांस्टेंट है, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं तो इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो तुम तो बोलोगे कि सर जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा उतनी कंडक्टिविटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थ्योरेटिकली ये है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है अब वो देखो। कंडक्टिविटी की डेफिनेशन, कंडक्टिविटी को दूसरे वर्ड्स में बोलते थे बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते थे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। कंडक्टिविटी का दूसरा मीनिंग दूसरे वर्ड्स में समझा रहा हूं प्रैक्टिकली। मान लो कि ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है बेटा, मैंने इसका इतना वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर मुझे कंडक्टेंस जो निकालूंगा, इसका लेंथ ले ली, इसकी ब्रेड्थ ले ली, ठीक है, और इसकी हाइट ले ली। अब ये 3D है तो सोचो ये 2D नहीं है, इसको 2D को ऐसे एक्सपेंड कर दो, करोगे तो ये बीकर बन जाएगा, है ना। तो बीकर के अंदर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले ली मैंने, उसके अंदर क्या है बेटा? आयंस है, ठीक है। अब तुम्हें इसकी बात करनी है। जब हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम खाली इतने एरिया की बात करते हैं। समझ में आ रहा है? कंडक्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। तो चलो कि सर आपने ये वहां तो बताया नहीं था। देखो ये तुम्हें केवल थ्योरेटिकल इमेजिनेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल ये होता है। थ्योरेटिकल तुम्हें मैं समझा चुका हूं पहले कैलकुलेशन। चलो अब होगा क्या कि मैंने इस वाली केवल इस पार्ट के अंदर क्या किया बेटा? वाटर ऐड करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा? डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, ठीक है। डाइल्यूशन बढ़ा मतलब, डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब है कि इस वाले वॉल्यूम में क्या होगा बेटा? जो डेंसिटी है, जो रो है, ठीक है, डेंसिटी बोल रहा हूं मैं, रो नहीं तो तुम्हारे दिमाग में रेजिस्टिविटी आ जाएगा अभी। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा बेटा? वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। वॉल्यूम मतलब केवल इतने पार्ट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर डाइल्यूशन कर रहा हूं तो जो आयंस है वो कम हो जाएंगे, है ना। उतने ही वॉल्यूम में जो आयंस का मास है वो कम होगा और पानी का मास बढ़ता चला जाएगा। तो डेंसिटी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली डेंसिटी ओवरऑल क्या हो रही होगी बेटा? डेंसिटी क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द आयंस डिक्रीज हो जाएगी। तो सोचो कि पूरे इलेक्ट्रोलाइट के जब इतने पार्ट में डेंसिटी ऑफ द आयंस डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि आयंस कम हो गए। क्या हुआ? आयंस कम हो गए। और तुम जानते हो आयंस कम हो गए तो क्या होगा बेटा? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो गई, आयंस डिक्रीज हो गए, मतलब अब मैं कंडक्टेंस पे आ जाता हूं। क्या होगा? कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है ये बात? फिर से एक बार समझा रहा हूं। इतना वॉल्यूम लिया, इसके अंदर जब मैंने इसको डाइल्यूट करना स्टार्ट किया, मैंने क्या किया बेटा? डाइल्यूशन जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मतलब इंक्रीज किया इतने वॉल्यूम के अंदर, तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जब ये डिक्रीज होगा तो आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहे हैं। आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? डिक्रीज होंगे,
ठीक है, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूं, आयंस ऑफ वाटर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूं। तो डिक्रीज हो जाएंगे, जब ये डिक्रीज हुए तो कंडक्टिविटी का क्या हाल होगा मेरे भाई, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इसके साथ जॉइंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन व्हाई ऑन डाइल्यूशन conductivity of an electrolyte decreases while molar conductivity is increases। अभी पढ़ाऊंगा मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन, क्वेश्चन आता है। तो ये समझ में आया? तो मैं दोनों का समझाना है। कंडक्टिविटी में क्या होता है, इन केस ऑफ कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है, या ऑन डिक्रीजिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे, ठीक है, डिक्रीजेस। Therefore, as ions decreases, then current carrier will decrease and conductivity will decrease। ठीक है, क्योंकि आयंस ही किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, कंडक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है सर। नेक्स्ट है बेटा, फटाफट थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी। तो मैं यहाँ पे एक समरी बना दे रहा हूं, और ये समरी है कि डाइल्यूशन फर्स्ट इंक्रीज करने पे सेकंड में भी इंक्रीज लिखना, थर्ड में भी इंक्रीज लिखना, और फोर्थ में भी इंक्रीज लिखना। फोर्थ में भी क्या लिखना है बेटा, इंक्रीज लिखना है। ये एक समरी वाला टेबल बना रहे हैं साइड में। तो हम यहां पे बात करेंगे बेटा, सबसे पहले कंडक्टिविटी, सबसे पहले हमने कंडक्टेंस देखा, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है, कंडक्टिविटी, ये क्या, कंडक्टेंस मतलब जी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये सब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है, ठीक है ना, मेरी अपनी कैलकुलेशन नहीं है, ये और याद रखना। बोलो कि सर तो कैसे भी समझाते हैं, ठीक है, डिक्रीज दिखाना और डिक्रीज दिखा दे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल है वो तुम्हें बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, और दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कुछ बच्चों को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, बोल रहे हैं कि सर हमें ये दिखता नहीं है, ठीक है, यहां से दिखता नहीं है बोर्ड्स के अक्षर, लेकिन मुझे दिख रहे हैं साफ साफ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत होती है तो मैं साथ में बोलता भी हूं, ठीक है, इसीलिए। और कभी कभी क्या होता है बेटा, जब तुम वीडियोस देख रहे होते हो रात, मतलब ज्यादातर तुम मुझसे रात को ही देखते हैं, ठीक है, ये मुझे पता है, 10 बजे देखेंगे, पूरे दिन तो मोबाइल का डेटा खत्म हो जाता है, फिर वो क्या है ना, अच्छे से डेटा स्पीड ना आने के कारण वीडियो क्लियर खुलती नहीं है, फिर बोलते हैं कि सर वीडियो में आप जो बोर्ड पे लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा अच्छे से, उसका कारण ये है, ठीक है। इसीलिए अगर तुम्हें वीडियो देखनी है तो जब 11 बजे तुम्हारे पास वीडियो आ रही है सुबह, तो तुम्हें क्या करना है, उसी समय 11, 12, 1 के बीच में ये वीडियो देख लेनी है, ठीक है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर रात में देखोगे वैसे ही समझ में नहीं आता है, अगर तुम रात में पढ़ते हो तो कहां से समझ में आएगा। रात वो समय बेटा जब पूरे दिन में तुम्हारा दिमाग थका हुआ होता है, ठीक है, और रात को सोने का समय होता है, तुम लोग पढ़ाई करते हो, उल्टा करते हो, है ना। सोचो पूरे दिन तुमने मोबाइल से गेम खेला और रात को फिर से तुम, रात को समय होता है कि उसे चार्जिंग पे लगाओ, तो वो चार्जिंग हमारे लिए सोना होता है, ठीक है, इसीलिए रात को नहीं दिन में पढ़ाई करना सीखो, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए देखते हैं, चलो लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बोलो बेटा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, ठीक है। ऐसे ही लैम्डा ई क्यू या लैम्डा ई भी लिखते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है, लैम्डा ई मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। चलो जरा बात करते हैं मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है।
यहां तो हम फॉर्मूले से ही सब खेल कर देंगे। क्या होती है बेटा मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या यही होती है? हाँ सर यही होती है। देखो डाइल्यूशन इंक्रीज करना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना। दोबारा, डाइल्यूशन इंक्रीज करना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना। लिख रहा हूं, डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ? मैंने क्या किया बेटा? वॉल्यूम को क्या किया है मैंने? इंक्रीज किया है। ठीक है, अब देखो जरा, वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो क्या हो रहा है? मोलरिटी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है? मोलरिटी डिक्रीज हो रही है। और अगर मोलरिटी डिक्रीज हो रही है, अब इस फॉर्मूले पे आओ, अगर मोलरिटी डिक्रीज हो रही है तो लैम्डा एम इंक्रीज होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? एकदम बड़ा इजी सा है। डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? डाइल्यूशन इंक्रीज किया मतलब वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया मतलब मोलरिटी घटी, मोलरिटी घटी मतलब लैम्डा एम बढ़ा। ऐसे इधर आ जाओ, नॉर्मलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? एकदम इजी से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? नॉर्मलिटी की डेफिनेशन बोलो बेटा, क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होती है। सेम रिलेशन है, देखो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा बेटा, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे क्या होगा? नॉर्मलिटी डिक्रीज होगी, है ना? डाइल्यूशन इंक्रीज करना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना, वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब ये इंक्रीज किया तो नॉर्मलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, लिखा है मैंने। और नॉर्मलिटी डिक्रीज होगी तो लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब इसे अपने वर्ड्स में इंग्लिश में तो लिख सकते हो तुम, मैं समझता हूं इतने काबिल तो हो तुम। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है? तो हम एक रिलेशन बना दें शॉर्ट में, और वो रिलेशन है ये, लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, है ना? और सिमिलरली लैम्डा इक्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। क्यों? वो समझा लिया। तो ये इस समरी में हम चेंज कर दें, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। ऐसी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। समझ में आ गया? चलो, समझ में आना चाहिए तुम्हारे। तुम हमें समझो, हम तुम्हें समझेंगे। तुम हमें समझो, हम तुम्हें समझेंगे। और अगर समझ नहीं आया तो क्या खाक पढ़ेंगे, है ना? इसलिए क्या बेटा हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी तक हमने, है ना, इससे पहले मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ वेरिएशन देखा कि डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या है, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के केस में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन प्रपोर्शन अलग अलग होगा। प्रपोर्शन एक्चुअली में अल्फा पे डिपेंड करता है। अल्फा क्या है बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, तुम लोग जानते हो, ये मैं तुम्हें बॉन्ड ऑफ फैक्टर वाले इस टाइम पे एक बार पढ़ा चुका हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये 1 होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये स्मॉलर देन 1 होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सब साइड में लिख लेना, ये सब चीजें, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किन्हें कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, सभी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सभी स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और इनमें से किसी के मिक्सचर से बना जो सॉल्ट होंगे वो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। यहाँ पे क्या है, कोई भी वीक एसिड हो सकता है, कोई भी वीक बेस हो सकता है बेटा, और इन दोनों में से बना हुआ सॉल्ट हो सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल में तुम्हें एक दो बार बता चुका हूं, इसलिए एग्जाम्पल में यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूं। क्लियर? अच्छा, होगा क्या? देखो यहाँ तो 100% डिसोसिएशन होता है इसीलिए 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है, इसके केस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे
डिसोसिएशन ऑफ द आयंस इंक्रीज होता है, और ये डिसोसिएशन ऑफ द आयंस जब जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, इसीलिए ये भी बढ़ता है, लेकिन प्रोपोर्शन कम होगा, ये फास्ट बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी फास्ट बढ़ती है डाइल्यूशन के इंक्रीज करने पे, और इसके केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पे स्लोली थोड़ा सा इंक्रीज होगी कंपेरेटिव टू दिस, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या देखा गया कि सोचो मैंने 100% मतलब डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देता हूं, है ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे क्या होगा, जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है वो जिस वैल्यू को रीच करेगी उसको मैंने बोल दिया कि लैम्डा एम 0 से डिनोट करते हैं और लैम्डा एम इंफिनिटी से डिनोट करते हैं। इसको क्या और बोलते क्या है, इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो एक भाई साहब थे, ठीक है, जिन्होंने एक इक्वेशन दी, उनका नाम था, दो भाई साहब थे वैसे, डीबाई और हकल, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की, ऑनसीजर इक्वेशन। इन्होंने ये सब चेक किया, ठीक है, और चेक करने के बाद इन्हें एक समरी मिलती है, वो ये है लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम इक्वल्स लैम्डा एम नॉट माइनस, पहले तो ये मिला a प्लस बी रूट सी, लेकिन क्या है कि ज्यादातर स्टडी है ना हम यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें कैटायन भी एक हो और जिसमें एनायन भी एक हो, या फिर दोनों में दो दो हो, मतलब ठीक है, इसकी भी वैलेंसी ये आ रही हो और इसकी भी 2Cl नेगेटिव, मतलब दो ही नेगेटिव आएगी। तो इसके केस में हम यहाँ पे a प्लस बी ना लिख के बेटा क्या करते हैं, केवल यहाँ पे a लिख दो या b लिख दो, तो मैं यहाँ पे b लिख रहा हूं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग वेरिएशन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, b केवल यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। और ये इक्वेशन वैलिड होती है यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जिनमें वैलेंसी बराबर हो, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। चलो अच्छा, इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से इसमें कुछ टर्म्स में डिफाइन कर देता हूं। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, बड़े आसान से टर्म है, ठीक है। लैम्डा एम नॉट क्या है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जितना डाइल्यूशन पॉसिबल है उतना कर दिया, ठीक है, फाइनल डाइल्यूशन। बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, डी बाई हकल कांस्टेंट है। रूट सी, सी क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो लैम्डा एम वर्सेस सी का ग्राफ बनाओ बेटा, इस पे से, इसे हटा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, नोट्स बनाने हैं तुमको, इसलिए थोड़ा सिस्टमेटिक जाते हैं। व्हेन वी प्लॉट अ कर्व ऑफ लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, फ्रॉम इक्वेशन, इसको 1 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा बेटा हमें, बताओ क्या मिलेगा, एक ऐसा कर्व मिलेगा। देखो कर्व बना रहा हूं तुम्हारे सामने, इसको तुम बताओ क्या कर्व मिलना चाहिए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर हो रहा है, y तो ये हो गया लैम्डा एम, ये y और इसे x मानना है रूट सी को, तो ये क्या हो गया, x हो गया, तो ये क्या बन जाएगा माइनस बी,
माइनस बी क्या बन जाएगा, माइनस एम बन जाएगा, प्लस लैम्डा एम नॉट क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला कर्व आ गया ना, जिसमें स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, मतलब ग्राफ ऐसा मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बेटा क्या देखा गया कि जो कर्व है, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, इधर हम क्या बढ़ा रहे हैं बेटा, लैम्डा एम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसे हटा दे रहा हूं, लैम्डा एम इंक्रीज कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं बेटा, रूट सी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज करने पे, कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज करने पे डिक्रीज होती है, डाइल्यूशन के इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है। तो मैंने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन इधर इंक्रीज हो रही है, क्या बोल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन इधर इंक्रीज हो रही है, मतलब डाइल्यूशन इधर है। तो कर्व देखो, दोनों तरह से सोचो, प्रैक्टिकल भी और इस इक्वेशन से भी, कर्व हमेशा ऐसा आएगा, क्योंकि इसमें स्लोप भी नेगेटिव दे रखा है, तो कर्व ऐसा आना फाइनल है। और प्रैक्टिकली सोचोगे कि डाइल्यूशन इधर बढ़ेगा, डाइल्यूशन इधर बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, और ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। ये किसके लिए मिलता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिलता है। ठीक है, और इसको तुम और बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो तुम्हें यहां पे आके इंटरसेप्ट मिलेगा वाई एक्सिस पे, इसको बोलते हैं लैम्डा एम नॉट, जो कि इंटरसेप्ट है ना। मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऑन एक्सट्रापोलेटिंग दी curve of lambda m versus root c for strong electrolyte, we get an intercept on y-axis, and that is nothing but limiting molar conductivity of strong electrolyte. Clear? ठीक है बेटा, तो ये हमें lambda m नॉट मिलेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और वो सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बने हो, दोनों में से किसी का भी एक यूज हुआ हो तो उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते थे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लो KCl हो गया, मान लो NaCl हो गया, मान लो HCl हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, NaOH हो गया। ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इन सब के लिए ऐसा कर्व मिलेगा। ठीक है, बट अब मैं इसे मिटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात फाइनल है कि जो ग्राफ आएगा वो ऐसे ही आएगा। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मिलता है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन होगा। ठीक है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्योंकि डिसोसिएशन कम होगा, ठीक से समझने की कोशिश करो, क्योंकि डिसोसिएशन कम होगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, जब मैंने इसी रेंज में वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन ली, तो जो भी इसकी मोलर कंडक्टिविटी, मतलब इस स्केल पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मान लो कंसेंट्रेशन 1 है, कंसेंट्रेशन 2 है, कंसेंट्रेशन 3 है, कंसेंट्रेशन 4 है, कंसेंट्रेशन 5 है, 5 कंसेंट्रेशन पे इसकी वैल्यू इतनी आती है, मान लो 1 आ रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100% डिसोसिएट है इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जब मैं बात करूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो तो 100% डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ तो कम होगा, और कुछ कम होने का मतलब है बेटा उसकी कंडक्टिविटी इससे तो कम ही होगी, मतलब इससे कम होगी, मतलब यहां हो सकती है ना, एकदम कम होगी, याद रखना, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, कितनी भी हो, लेकिन कम होगी। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये समझ में आ गया तुम्हारे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम क्यों होगी, क्योंकि डिसोसिएशन कम होगा, अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है, 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, बार बार बोल रहा हूं क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम कम क्यों आ रही है, क्लियर है ये बात। चलो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या मिलेगा, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बेटा ऐसा ग्राफ मिलता है। ये टच नहीं करेगा कभी इस एक्सिस को, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, और इसको हम बोल देते हैं, ये ग्राफ मिलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए मिलता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। समझ में आ गया। तो वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विद कॉन्सेंट्रेशन, ये मिलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ऐसा मिलता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल सॉल्ट का लोगे तो NH4Cl आ जाएगा,
एसिड का लोगे तो CH3COOH ले सकते हो, बेंजोइक एसिड का ले सकते हो, जो अच्छे से डिसोसिएट नहीं होते हैं। बेस का लोगे तो NH4OH ले लो, ठीक है। ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है बेटा। तो तुमसे क्या कर सकता है, ऐसे पूछे इनमें से किसी का नाम ले देगा, बोलेगा नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और मैंने काफी सारे एग्जांपल तुम्हें बता दिए, 6 तो अभी बता दिए, ठीक है। ऐसा होगा तो मैं एक लिस्ट बना के, जब ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट खत्म होगा, इलेक्ट्रोलाइट वाला पूरा पार्ट खत्म होगा, तो अपनी जिस वीडियो में मैं PDF शेयर करूंगा, मतलब कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो रटना चाहते हैं, तो उनके रटने के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल कर देंगे। उस पर क्लिक करना लिंक पे, डायरेक्ट ड्राइव में वो लिंक खुलेगी और रट लेना, ठीक है। लेकिन मैंने तो बता दिया, स्ट्रॉन्ग वीक पहचानना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। चलो सर, ये हो गया। अच्छा, होता क्या है बेटा कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज्यूमिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना, कि जो इंक्रीज हो रहा है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हें लैंग्वेज में तुमको लिखना है तो तुम लैंग्वेज में लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको तुम्हें लैंग्वेज में बना के लिखना है, उतना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। नाउ हमको क्या देखने को मिलता है कि मैंने बोला कि लैम्डा एम कब इंक्रीज हो रहा है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं। एक नया टर्म, एक नई डेफिनेशन यहां डिफाइन करने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना, तभी समझ में आएगा। लैम्डा एम कब इंक्रीज हो रहा है बेटा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जब अल्फा इंक्रीज हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तब क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा, लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब तुम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो अल्फा है, थोड़ा सा अल्फा से अलग लगे, ये क्या बेटा, अल्फा लिख दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये क्या अल्फा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा एम के। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे और इक्वल्स टू लगाओगे तो यहां पे लैम्डा एम नॉट आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का, लैम्डा एम नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन वालों के लिए खासकर। एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में शायद इसकी बात नहीं हुई है, केवल बोल के छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एट इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन ये होगा, ठीक है। इसको डिराइव करना है, डिराइव करना चाहते हो, देखो डिराइव कर देते हैं। बताया मैंने तुमको कि अल्फा क्या है बेटा, अल्फा जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा एम के, ठीक है। तो मान लो अल्फा जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, अल्फा है तो लैम्डा एम उसकी वैल्यू है। जब मैंने इसको अल्फा 1 माना, अल्फा 1 है बेटा मैक्सिमम डिसोसिएशन, ये मैं बोल दे रहा हूं तुम्हें, अल्फा 1 क्या है, मैक्सिमम डिसोसिएशन। मैक्सिमम डिसोसिएशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अल्फा जितना ज्यादा उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टेंस, तो जब मैक्सिमम डिसोसिएशन हो गया तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे लैम्डा एम नॉट लिख सकता हूं, डिवाइड कर दो फर्स्ट को सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन टू। देखो हर चीज का प्रूफ है, ऐसा नहीं है केमिस्ट्री में कोई भी चीज थोपी नहीं जाती है। वो बात लगे कि तुम्हें 10-10 हजार लेके पढ़ाने वाले जो ट्यूशन है वो तुम्हें सब रटा देते हैं, लेकिन एवरीथिंग हैज अ रीजन, ठीक है। हर एक चीज का कारण है। कुछ लोग तुम में से सब पसंद नहीं करते हैं पढ़ना, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे फिर तुम्हें बोर लगती है केमिस्ट्री, क्योंकि तुम थ्योरेटिकल सोचते हो, लेकिन सब चीज के अपने रीजन है, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, अल्फा अपॉन अल्फा 1 इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। और हमने तुम्हें बोल दिया कि मैक्सिमम डिसोसिएशन मतलब अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। देयरफॉर इससे क्या मिल गया हमें, अल्फा क्या होता है बेटा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। आ गया, डिराइव हो गया, आ गया। और कुछ समझ में आ गया ये बात, ठीक है सर, बस तुम्हें ये समझ में आना चाहिए था, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हो गई
वेरिएशन की बात। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। ठीक है, मेजरमेंट की बात अगले लेक्चर में, चलो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम, क्योंकि एक नया लॉ इंट्रोड्यूस होगा, वो होगा पॉलरॉस लॉ। उसको अच्छे से समझाएंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, इसीलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, इतना काफी है। थैंक यू बेटा। कोई भी तुम्हें दिक्कत होती है तो तुम नीचे कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हो, पर्सनली मेरे से अगर तुम्हें बात करनी है तो ये हमारा नंबर है, इस पे कभी भी फोन कर सकते हो। ठीक है, कभी भी मतलब बिफोर 9 PM, बिफोर 9 PM। ठीक है बेटा, 9 बजे से पहले। हाँ, मैसेज कभी भी कर सकते हो, मैसेज की कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। लेकिन फोन हमेशा रात को 9 बजे से पहले, उसके बाद कोई फोन नहीं करना है। ठीक है, और कमेंट करके पूछ सकते हो। तुम्हारे जो दोस्त हैं, तुमको ऐसा लगता है कि अगर सच में ये वीडियोस हमें काफी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे और हमको सच में हेल्प हो रही है, तो बाकी के जो दोस्त हैं जो अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, जो इतनी सारी फीस पे करते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उनकी काफी हेल्प होगी तुम्हारी वजह से। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।